होपफुली आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। चलें जी, आज की ये वीडियो जो है जेआईटी के फिजियोलॉजी में से वीडियो है और ये वीडियो मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझी कि क्योंकि इसमें जो है डिफरेंशिएट करना हमारे लिए दो कंडीशंस के दरमियान इम्पोर्टेंट है और हमें समझ में नहीं आता कि अगर ये हार्मोन बॉडी में इंक्रीज़ है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जेआईटी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो उनकी फंक्शंस होते हैं और वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं हमारी डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में। उनमें से एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि जी सेल्स ऑफ द स्टमक से रिलीज़ होता है और जिसका नॉर्मल फंक्शन होता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज़ करना, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रीशन को इंक्रीज़ करना। तो वो किन कंडीशंस में ज़्यादा बनता है और हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह है। तो वो दो कंडीशंस है कौन सी हैं जिनमें गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी जिसको हम हाइपरगैस्ट्रेनीमिया कहेंगे, और उसको हम डायग्नोस किस तरह कर सकेंगे और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है और उनको डायग्नोस करना भी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। चलें जी, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम। अब ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का दूसरा नाम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है और ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम का दूसरा नाम है गैस्ट्रिनोमा। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं और इनमें गैस्ट्रिन कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। सो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि मिकोज़ा जो स्टमक का मिकोज़ा होता है ना, वो डैमेज होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन। जब मिकोज़ा डैमेज होगा तो वहाँ पे एसीएल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब एसीएल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा कि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम है, तो गैस्ट्रिन जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि जी सेल जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होगा और इसमें गैस्ट्रिक जो कैंसर है उसके रिस्क जो है ना वो बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है, ये पेंक्रियाज में उसके हेड में एक ट्यूमर होता है गैस्ट्रिन, वो ट्यूमर क्या करता है, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। सो इसमें भी हाइपर गैस्ट्रेनीमिया होगा और वो गैस्ट्रिन जाके पाराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक को एक्टिवेट करेगा और वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो फिर जाके पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज करेंगे। ये था इन दोनों के बैकग्राउंड नॉलेज। सो आपको याद होना चाहिए एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या है और ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है। अब दोनों में देखें आप, एक में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में ट्यूमर की वजह से गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। वो दोनों में ही हाइपर गैस्ट्रेनीमिया है। सो इस हाइपर गैस्ट्रेनीमिया को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम, जो कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस इंक्रीज़ हैं, उनको प्रिवेंट कर सकें, और दूसरी तरफ ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम में डिफरेंट जो उसकी प्रेजेंटेशन है और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो हमारे पास एक टेस्ट आता है सेक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। ये सेक्रीटिन जो भी है ये भी एस सेल्स ऑफ द स्टमक से ही रिलीज़ होता है। इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपको आगे बताती हूँ कि ये कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है और इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है। पहले आप ये अपने माइंड में पक्का सा कर लें, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस और ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम में हाइपर गैस्ट्रेनीमिया कैसे होता है। चलें जी, ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम इस तस्वीर में देखें कि नॉन बीटा आइलेट सेल जो है ना उनका ट्यूमर है। वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं, जो पाराइटल सेल ऑफ द स्टमक पे जाके एक्ट करते हैं, जिनका काम क्या होता है, एसीएल की प्रोडक्शन यानी कि गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना और इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करना। सो वो वहाँ से गैस्ट्रिक एसिड जब प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, जाके गैस्ट्रिक स्टमक को भी डैमेज करेगा और डुोडेनम को भी डैमेज करेगा और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज करवाएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने दरमियान में एक देखें एसोसिएटेड विद MEN 1 सिंड्रोम। एंडोक्राइन में आप पढ़ेंगे MEN सिंड्रोम ना, ये MEN 1 टाइप होती है और MEN 2 टाइप होती है। जो 2 टाइप होती है 2A होती है और 2B होती है, लेकिन जो पेंक्रियाज का ये ट्यूमर है ये सिर्फ MEN 1 में इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है कि ये ही
गैस्ट्रिन की ज़्यादा प्रोडक्शन होना, गैस्ट्रिनोमा होना और इसकी आगे से जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की प्रेजेंटेशन ये आएगी। सो मेन 1 में 3 P आपने याद रखने हैं। उसमें पैराथायराइड ग्लैंड आपका इन्वॉल्व होगा, आपका पेंक्रियाज इन्वॉल्व होगा और थर्ड पे पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होगा। और मेन 2A और 2B में वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। सो वो एंडोक्राइन में जब हम करेंगे उसमें देख लेंगे। सो यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम में ट्राइएड है। ट्राइएड किसका? पहले तो वो ट्यूमर बनेगा, सेकंड पे वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिन जाके गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देगा जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होगा। ये ट्राइएड आपने नहीं बोलना। अब आगे अगली तस्वीर में आप देखें, ट्यूमर, हेड ऑफ द पेंक्रियाज पे एक ट्यूमर है जो क्या कर रहा है, गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग डेल्टा आइटलेट सेल ट्यूमर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि सेकेंडरी गैस्ट्रिक अल्सर काज कर रहा है और सेकेंडरी ड्यूडिनल अल्सर काज कर रहा है। वो कैसे काज कर रहा है? पिछली तस्वीर में मैंने आपको बताया था कि ये गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा है और गैस्ट्रिन जाके पाराइटल सेल को एक्टिवेट कर रहा है और पाराइटल सेल गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं। सो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये अल्सरेशन हो रही है जिसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कहते हैं। सो आपने अपना ये अब कंसेप्ट क्लियर कर लिया, गैस्ट्रिनोमा या फिर हाइपर गैस्ट्रेनीमिया ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम में कैसे हो रहा है और दूसरी तरफ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कैसे हो रहा है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में आपने याद रखना है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी गैस्ट्रिक मिकोज़ा की, उसका मिकोज़ा बार बार डैमेज हो रहा होगा जिसकी वजह से पाराइटल सेल्स की डैमेज होगी और ACL की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ACL की प्रोडक्शन जब कम होगी तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा और वो गैस्ट्रिन को ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा कि गैस्ट्रिन का फंक्शन है मेनली गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को एक्टिवेट करना। सो वहाँ वो जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से गैस्ट्रिन का लेवल रेज्ड होगा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में। सो इस वजह से दोनों में हाइपर गैस्ट्रेनीमिया हो गया। अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सो सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट हमारे पास ऐसा है जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों डिजीज़ को। सो सेक्रेटिन क्या है? नॉर्मली वो एस सेल्स ऑफ द डुोडेनम से प्रोड्यूस होता है और उसका फंक्शन क्या है? एक तो गैस्ट्रिन की सेक्रेशन को कम करना, जो हम अपनी पूरी वीडियो के स्टार्ट से लेके एंड तक गैस्ट्रिन कर रहे हैं, उसकी सेक्रेशन को ये क्या करता है, कम कर देता है। दूसरा पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है और बाइल की सेक्रेशन फ्रॉम लीवर को इंक्रीज़ करता है। सो इसका नॉर्मल फंक्शन है गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन कम करना। इसलिए जब हमारे पास हाइपर गैस्ट्रोनीमिया है उसकी प्रोडक्शन अब हमने कम करनी है, अब हमने उसको सेक्रेटिन देना है। अब जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जब हम पेशेंट को एक्सोजिनस सेक्रेटिन देते हैं ना, यानी कि बाहर से सेक्रेटिन देते हैं उसको, तो अगर बॉडी में गैस्ट्रिन का लेवल कम हो गया है वो हमने नोट करना है। हमने सैंपल सेक्रेटिन देने से पहले भी ब्लड सैंपल ले लिए और सेक्रेटिन देने के 2-4 घंटे बाद हमने दोबारा से सैंपल लिए। अब हम उन सैंपल्स में गैस्ट्रिन के लेवल को कंपेयर करेंगे। अगर तो गैस्ट्रिन का लेवल कम होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये किस वजह से था, हाइपर गैस्ट्रेनीमिया एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से था। दूसरी तरफ अगर गैस्ट्रिन का लेवल आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन रेज्ड हो जाता है या फिर नॉर्मल रहता है तो वो हमारे पास होगा ट्यूमर की वजह से, ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से, क्योंकि नॉर्मली सेक्रेटिन जाके ये एस सेल से प्रोड्यूस होता है, ये जाके स्टमक में एक्ट करता है, ना कि पेंक्रियाज में जाके एक्ट करेगा। सो स्टमक की वजह से अगर आ रहा है गैस्ट्रिन, जैसे कि मैंने कहा था कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट होता है और स्टमक के जी सेल को जाके एक्टिवेट करता है। तो उसकी वजह से अगर स्टमक की वजह से जो गैस्ट्रिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था तो उसको ये कम करेगा क्योंकि ये स्टमक में जाके एक्ट करता है। तो इस वजह से ये क्या करेगा,
उसमें लेवल कम कर देगा। अगर ये ट्यूमर की वजह से हो रहा था गैस्ट्रिन लेवल रेस्ट, तो वो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम में आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन गैस्ट्रिन का जो रेट है वो और लेवल बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। आपने पेशेंट को फास्टिंग पे रखा, आपने पेशेंट को आईवी गैस्ट्रिन दी है या बोलस फॉर्म में गैस्ट्रिन दी है, देने से पहले आपने ब्लड सैंपल ले लिया और सेक्रेटिन देने के 4 से 5 घंटे बाद आपने सैंपल विड्रॉ कर लिया। आपने दोनों सैंपल्स में जो है वो गैस्ट्रिन का लेवल मेजर किया। अगर तो आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन लेवल कम हो गया तो आपका डायग्नोसिस होगा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। अगर तो आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन जो है गैस्ट्रिन का लेवल रेस्ट हो जाता है या उतना ही रहता है तो आपका डायग्नोसिस होगा ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम। आप ये अब क्लियर हो गया आपको कि सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट किस लिए है, ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए कि ट्यूमर है कि नहीं है या फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से हाइपरगैस्ट्रेनीमिया हो रहा है। अगर तो आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन लेवल कम हो रहा है तो वो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, और अगर लेवल रेस्ट हो रहा है तो वो क्या है, ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम है, यानी कि ट्यूमर है, उसकी वजह से हो रहा है। और नॉर्मली सेक्रेटिन का फंक्शन क्या था, गैस्ट्रिन को कम ही करना। इस वजह से आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन हम गैस्ट्रिन का लेवल मेजर करते हैं। अगर तो वो नॉर्मली कम कर रहा है तो वो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, और अगर नहीं कम कर पा रहा तो वो क्या है, ट्यूमर है हमारे पास। और फिर हम ट्यूमर है तो उसकी हम रिसेक्शन करेंगे या उसी के लिहाज से हम उसकी करेंगे ट्रीटमेंट। और अगर तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है तो मोस्ट कॉमनली काज क्या है, वो एच पाइलोरी होगा, तो एच पाइलोरी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह ये हमें सेक्रेटिंग स्टिमुलेशन टेस्ट या एक्सोजिनस सेक्रेटिंग टेस्ट जो है वो हमारी हेल्प करेगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस एंड ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी हाइपरगैस्ट्रेनीमिया होगा तो हमने सेक्रेटिन टेस्ट करना है, और उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। अगर गैस्ट्रिन का लेवल कम हो रहा है तो ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, और अगर गैस्ट्रिन का लेवल रेस्ट हो रहा है आफ्टर गिविंग सेक्रेटिन तो ये हमारे पास ज़ोलिएंगर एलिसन सिंड्रोम है या फिर गैस्ट्रिनोमा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। होपफुली आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए तो एक बार आप इसको रिपीट करके देख लें, इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे। और कल एक और वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें डिज़ाइलोस टेस्ट का बताऊंगी, जो कि मेल अब्जॉर्प्शन में हम करते हैं। और मेल अब्जॉर्प्शन किस वजह से हो रही होती है, मिकोजल डैमेज की वजह से या पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से, तो उसमें हम वो देखेंगे कि डिज़ाइलोस टेस्ट हमारे पास कैसे वो बताएगा कि ये मिकोजल डैमेज है कि पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी।